Hello students, this is Ajay Bansal, and after discussing the 14 principles of fuel and the 4 scientific principles of Taylor, today we will discuss the 7 techniques of scientific management which is also given by Taylor. Students, this is also a most important topic for board exams point of view for 12th class. वैसे तो पूरा का पूरा ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, बट ये भी टेक्निक्स जो टेलर ने इशू किए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे भी केस स्टडी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि टेलर ने कौन सी टेक्निक्स दी हैं। तो टेलर ने जो टेक्निक्स दी हैं उसमें पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद टेलर ने स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क पे बात की है। फिर उन्होंने मेथड स्टडी की भी बात की थी, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम के भी बारे में बोला, फैटिग स्टडी के बारे में बोला, टाइम स्टडी के बारे में बोला और उन्होंने मोशन स्टडी के बारे में बोला। देयर इज नो एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस टू फॉलो दिस टेक्निक्स। कोई स्पेशल सीक्वेंस नहीं है, आप कैसे भी करके इन टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम आपसे फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप अकॉर्डिंग टू टेलर। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है, देख फंक्शनल का मतलब काम के आधार पर, एंड फोरमैनशिप का मतलब लीडरशिप कर देना, सुपरवाइजरी कर देना। फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने कहा हैविंग मल्टीपल फोरमैन्स इन एंड डिफरेंट स्पेशलाइज्ड रोल। टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक में बोला कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को मल्टीपल फोरमैन्स में डिवाइड कर देना है, जो अपने अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस टेक्निक ऑफ टेलर relate with the two principle of fuel. First one is division of work and second one is unity of command. Division of work में फ्यूल ने कहा था कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को एज पर द कैपेबिलिटी, स्किल्स, क्वालिटी, नॉलेज के आधार पर अपने वर्कर्स में डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि वर्क में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ सके और बर्डन कम हो सके। यही बात टेलर ने अपनी इस टेक्निक में कही है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को मल्टीपल फोरमैन्स में डिवाइड कर देना है। बट फ्यूल ने एक प्रिंसिपल दिया था यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर शुड बी ए वन बॉस, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स अच्छे से और एफिशिएंटली वर्क कर सकें। दिस प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज क्लैश्ड बाय दिस टेक्निक ऑफ टेलर। टेलर ने अपनी इस टेक्निक में बोला है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन वर्क को 8 बॉसेस में डिवाइड कर देना, 8 फोरमैन होना चाहिए, और 8 फोरमैन जो हैं उन सबको क्या करना है ये भी टेलर ने अपनी इस टेक्निक में बताया है। चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेलर द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू 8 बॉसेस, और 8 बॉसेस को भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट वन इज 4 पर्सनस को हमें प्लानिंग डिपार्टमेंट में डालना है एंड 4 पर्सनस को हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालना है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो लोग होंगे वो कौन कौन से होंगे? रूट क्लर्क होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा, डिसिप्लिनरी क्लर्क होगा, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर बॉस। इन सबको क्या करना है ये भी टेलर ने अपनी इस टेक्निक में बताया है। टेलर ने बोला है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 8 वर्कर्स फोरमैन्स में डिवाइड करना है, और उन 8 वर्कर्स का काम होगा अपने वर्कर्स को गाइड करना। उन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट की पहले बात की। प्लानिंग डिपार्टमेंट बोला रूट क्लर्क का काम होगा रूट ऑफ प्रोडक्शन को स्पेसिफाई करना कि हमें किस तरीके से प्रोडक्शन करना है। इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम होगा इंस्ट्रक्शंस देना अपने वर्कर्स को कि कैसे काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होगा प्रोडक्शन में लगने वाले टाइम एंड कॉस्ट को एसरटेन करना कि कितना टाइम लगेगा, कितनी लागत आएगी। साथ ही साथ डिसिप्लिनरी क्लर्क का काम होगा डिसिप्लिन मेंटेन करना। इसके साथ ही साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उन्होंने क्या बोला? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उन्होंने एक स्पीड बॉस बताया, और स्पीड बॉस का काम बताया कि भैया आपको वर्क टाइम पे कंप्लीट करने का काम दिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने गैंग बॉस बनाया, और गैंग बॉस को बोला कि उसका काम होगा कि मशीन एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में नेसेसरी हैं, जिनकी ज़रूरत है, उसको रेडी टू यूज़ रखें, जब ज़रूरत पड़े उसको आसानी से यूज किया जा सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने रिपेयर बॉस बनाया, और रिपेयर बॉस का काम क्या बताया? रिपेयर बॉस का काम बताया ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड मशीनरी विच आर रिक्वायर्ड रिपेयर, तो उनका टाइम पे रिपेयर करना ये रिपेयर बॉस का काम होगा, ताकि जब उनकी ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल किया जा सके।
इसके साथ ही साथ उन्होंने एक इंस्पेक्टर बॉस बनाया। इंस्पेक्टर बॉस का काम क्या बताया उन्होंने? इंस्पेक्टर बॉस का काम बताया कि क्वालिटी मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इफ़िशिएंट और इफेक्टिव बस उस वर्क हो सके। इसके बाद टेलर ने अपनी नेक्स्ट टेक्निक दी, और नेक्स्ट टेक्निक क्या थी? टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में टेलर ने क्या कहा? टाइम स्टडी में टेलर ने बोला कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करना होगा फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क। इससे क्या होगा? हमें ये मालूम होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वर्क को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में कितना समय लगता है, साथ ही साथ हमें कितने वर्कर्स की नीड है और उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। तो इस टाइम स्टडी में उन्होंने क्या बोला? सेट अ स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म द वेल डिफाइंड जॉब। किसी भी काम को करने में कितना समय लगता है, इस चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट करके अपने एम्प्लॉयज़ को देना, ताकि इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी आ सके, हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की नीड के बारे में पता चल सके और कॉस्ट के बारे में पता चल सके। फॉर एग्जांपल सपोज दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट को बनाने में 20 मिनट्स लगते हैं, तो एक घंटे में कितने यूनिट बनेंगे? 3 यूनिट बनेंगे। 3 यूनिट बनेंगे और 8 आवर्स में कितने यूनिट बनेंगे? 24 यूनिट्स। तो अगर आपको टारगेट मिलता है कि हमें 1000 यूनिट बनाने हैं, तो अब आपको आसानी से मालूम कर सकेंगे कि हमें गिवन टाइम में ये टारगेट कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कर्स की नीड होगी, उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट आएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के बाद टेलर ने अपनी नेक्स्ट टेक्निक दी, और उस टेक्निक का नाम था फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू स्टडी का मतलब क्या है? फैटिग्यू स्टडी का मतलब है स्टडी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स विच इज़ टेकन बाई एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन वाइल दे आर वर्किंग। कि ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर्स वर्क करते हैं तो उस वक्त वो कितनी देर बाद रेस्ट लेते हैं और वो रेस्ट कितनी बार लेते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू का मतलब होता है थकान को कंसीडर करना। अब इससे क्या होगा? अगर हमें ये मालूम होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ कितनी देर बाद थक जाते हैं और कितनी देर बाद रेस्ट लेते हैं, और फिर अपने स्टेमिना रीगेन करने के लिए वो कितनी देर का रेस्ट लेते हैं और फिर स्टार्ट कर देते हैं अपने वर्क को, तो इससे हमें अपने प्रोडक्टिव मूवमेंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी, और इससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को क्या कर पाएंगे? प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फैटिग्यू स्टडी जो टेलर ने बताई। फैटिग्यू स्टडी के बाद उनकी नेक्स्ट टेक्निक जो थी वो थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक टेलर वांट टू से दैट हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा, सिंप्लीफिकेशन लेना होगा। स्टैंडर्ड ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ लाइक स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मटेरियल क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑफ मेथड। मतलब इस स्टैंडर्ड का मतलब बेस्ट तरीका चूज़ करके रखना होगा। कि स्टैंडर्ड का एक मतलब होता है मैक्सिमम, जो आप सेट करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल वर्क में एफिशिएंसी आएगी। साथ ही साथ टेलर ने कहा कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिंप्लीफिकेशन भी लाना है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब उन्होंने बोला है कि अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है, अवॉइड करना है। अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क मतलब कि जैसे कि हम डिफरेंट साइज़ के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए प्रोडक्ट बना के देते हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ के प्रोडक्ट बना के देते हैं। तो टेलर ने बोला कि हमें इसको ख़त्म करना होगा। साथ ही साथ उतना ही वर्क का डाइवर्सिफिकेशन करना है जितना नेसेसरी है। इससे क्या होगा? फालतू का डाइवर्सिफिकेशन हम ख़त्म करेंगे तो टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगी। तो ये उन्होंने अपनी इस टेक्निक में कहा है स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन वर्क में, कि हमें अपने वर्क का एक स्टैंडर्ड सेट करना हो जिसके बिहाफ पे हमें अपने एम्प्लॉय से वर्क कराना है। साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन लाना होगा ताकि हम टाइम एंड कॉस्ट को क्या कर सकें? सेव कर सकें। इसके बाद टेलर ने अपनी नेक्स्ट टेक्निक दी, और नेक्स्ट टेक्निक क्या थी? मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में टेलर ने बोला कि हमें बेस्ट वे चूज़ करना होगा अपनी जॉब को परफॉर्म कराने के लिए। और बेस्ट वे चूज़ कराने के लिए उन्होंने एक प्रोसीजर भी बताया। बेस्ट मेथड कौन सा होता है, उसको कैसे चूज़ किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक प्रोसीजर भी बताया कि हमें किस तरीके से अपने बेस्ट मेथड को चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक पूरा मेथड स्टडी का प्रोसीजर दिया कि हमें एक बेस्ट वे सिलेक्ट करने हैं नंबर ऑफ लिस्ट में से, उसकी रिपोर्ट देखनी है, उसके रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना है, रिकॉर्ड्स को एनालाइज करने के बाद उस मेथड को एग्जामिन करना है, चेक करना है, एग्जामिन करने के बाद उसको डेवलप करना है। डेवलप का मतलब होता है कि और कुछ उसमें नया हो सकता है तो वो अप्लाई करके देखना है।
आफ्टर दैट क्या करना है हमें, रिजल्ट इवेल्युएट करना है कि विच मेथड इज़ बेस्ट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेथड स्टडी विच इज़ गिवन बाय टेलर. इसके बाद टेलर ने अपनी नेक्स्ट टेक्निक दी जो दी, उसका नाम था डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम. अब डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में टेलर ने क्या कहा, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में टेलर ने कहा कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्कर्स को जो सैलरी देनी है वो एज पर देयर वर्क देनी है. जिसने जितना काम किया उसको उतनी सैलरी, जिसने कम काम दिया उसको कम सैलरी, जिसने स्टैंडर्ड वर्क किया उसको स्टैंडर्ड सैलरी, और जिसने मोर देन स्टैंडर्ड वर्क किया तो उसको ओवर टाइम वर्क के हिसाब से सैलरी देनी है. अब स्टैंडर्ड पीस बेस्ड सिस्टम में उन्होंने क्या कहा, स्टैंडर्ड पीस बेस्ड सिस्टम में टेलर ने कहा कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क सेट करना है, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट सेट करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है जो इस स्टैंडर्ड यूनिट को अचीव करेगा दिन में उसकी सैलरी अलग होगी, जो स्टैंडर्ड से कम काम करेगा उसकी सैलरी अलग होगी, और जो मोर देन स्टैंडर्ड वर्क करेगा उसकी सैलरी अलग होगी. मतलब जो ओवर टाइम करेगा उसकी ओवर टाइम वर्क करेगा, ये स्टैंडर्ड से ज़्यादा वर्क करेगा उसकी सैलरी अलग होगी हर एडिशनल यूनिट के हिसाब से. सपोज दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक स्टैंडर्ड वर्क सेट कर रखा है कि 50 यूनिट का. तो आपने कहा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय 50 यूनिट बनाता है रोज़ तो उसको हम 100 रुपये देंगे. लेकिन अगर जो 50 से कम यूनिट बनाएगा तो उसको हम 70 रुपये देंगे. साथ ही साथ आपने कहा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय 50 से ज़्यादा यूनिट बनाते तो हर एडिशनल यूनिट पे हम 5 रुपये के हिसाब से सैलरी और बढ़ा देंगे. तो इससे एम्प्लॉय क्या होगा, अब इस बंदे को कितने मिलेंगे, इस बंदे को मिलेंगे 125, इसको कितने मिलना है 100, और इसको कितने मिलना है 70. अब ये बंदा मोटिवेट होगा इतना वर्क करने के लिए. इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी, एम्प्लॉय भी मोटिवेट होंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम विच इज़ गिवन बाय टेलर. इसके बाद टेलर ने नेक्स्ट टेक्निक दी. नेक्स्ट टेक्निक क्या थी, मोशन स्टडी. अब मोशन स्टडी में टेलर ने क्या कहा, मोशन स्टडी में टेलर ने कहा कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को क्या करना है, फोकस करना है, एनालाइज करना है, और जो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करके टाइम एंड कॉस्ट को बचाना है, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है. अब प्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, लिफ्टिंग है, पुटिंग है, किसी टूल को लाना, ले जाना, उठाना, रखना, ये सब मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में किए जाते हैं जब कोई टास्क परफॉर्म किया जाता है. तो टेलर ने अपने मोशन स्टडी में बोला है कि हमें स्टॉप वॉच लेके मोशन स्टडी को कंसीडर करना है, और जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, मतलब जो फालतू के मूवमेंट्स एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करके उनको प्रोडक्टिव मूवमेंट्स में कन्वर्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके और इफ़िशियंसी ऑफ वर्क आ सके. और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी सेव होगा. तो स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द टेक्निक्स ऑफ टेलर. According to this, Taylor insists to a manager for effective and efficient work. So if you like the video, please like, subscribe and give your comment on comment box regarding query and suggestion. Thank you. Have a nice day.